Where did the workers come from? मजदूर कहाँ से आए? Factories needed workers. With the expansion of factories, this demand increased. Where did the workers come from? In most industrial regions, workers came from the district around. Peasants and artisans who found no work in the village went to the industrial centers in search of work. Over time, as news of employment spread, workers traveled great distance in the hope of work in the mills. Even when mills multiplied and the demand for workers increased, the numbers seeking work were always more than the jobs available. He began demanding money and gifts for his favor and controlling the lives of workers. The number of factory workers increased over time. मज़दूर कहाँ से आए? फैक्ट्रियाँ होगी तो मज़दूर भी होंगे। फैक्ट्रियों के विस्तार से मज़दूरों की मांग बढ़ने लगी। 1901 में भारतीय फैक्ट्रियों में 5,84,000 मज़दूर काम करते थे, जबकि 1946 तक यह संख्या बढ़कर 24,36,000 हो चुकी थी। इतने सारे मज़दूर कहाँ से आए? ज़्यादातर औद्योगिक इलाकों में मज़दूर आसपास के जिलों से आते थे। किसानों कारीगरों को गांव में काम नहीं मिलता था तो वे औद्योगिक केंद्रों की तरफ जाने लगते थे। 1911 में मुंबई के सूती कपड़ा उद्योग में काम करने वाले 50% से ज़्यादा मजदूर पास के रत्नागिरी जिले से आते थे। कानपुर की मिलों में काम करने वाले वहाँ के जिले के ही गांवों से आते थे। मिल मजदूर बीच बीच में अपने गांव जाते रहते थे। फसलों की कटाई व त्योहारों के समय वे गांव लौट जाते थे। जब नए कामों की खबर फैली तो दूर दूर से भी लोग आने लगे। संयुक्त प्रांत के लोग बम्बई के कपड़ा मिलों और कलकत्ता के जूट मिलों में काम करने के लिए पहुंच रहे थे। हालांकि मिलों की संख्या बढ़ती जा रही थी और मजदूरों की मांग भी बढ़ रही थी, लेकिन रोजगार चाहने वालों की संख्या रोजगारों के मुकाबले हमेशा ज़्यादा रहती थी। मिलों में प्रवेश भी निषिद्ध था, यानी उनको आना मना था। उद्योगपति नए मजदूरों की भर्ती के लिए प्राय एक जाबर रखते थे, जो कि एक पुराना और विश्वस्त उनका कर्मचारी होता था। बाद में जाबर मदद के बदले पैसे व तोहफों की मांग करने लगे और मजदूरों की जिंदगी को नियंत्रित करने लगे। समय के साथ फैक्ट्री मजदूरों की संख्या बढ़ने लगी। और नेक्स्ट है फिफ्थ, द पेक्युलरिटीज ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ। औद्योगिक विकास का अनूठापन कैसे हुआ? यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसीज which dominated industrial production in India were interested in certain kinds of products. They established tea and coffee plantations, acquiring land at cheap rates from the colonial governments, and they invested in mining indigo and jute. Most of these were products required primarily for export trade and not for sale in India. When Indian businessmen began setting up industries in the late 19th century, they avoided competing with Manchester goods in Indian market. भारत में औद्योगिक उत्पादन पर वर्चस्व रखने वाली यूरोपीय प्रबंधकीय एजेंसियों की कुछ खास तरह से उत्पादों में ही दिलचस्पी थी। उन्होंने औपनिवेशिक सरकार से सस्ती कीमत पर ज़मीन लेकर चाय व कॉफ़ी के बागान लगाए और खनन यानी कि खदानों का लिए तथा नील व जूट व्यवसाय में पैसे का निवेश किया। इनमें से ज़्यादातर ऐसे उत्पादन थे जिनकी भारत में बिक्री के लिए नहीं बल्कि मुख्य रूप से निर्यात के लिए आवश्यकता होती थी। 19वीं सदी के आखिर में जब भारतीय व्यवसायी उद्योग लगाने लगे तो उन्होंने भारतीय बाजार में मैनचेस्टर की बनी चीज़ों से प्रतिस्पर्धा नहीं की थी। भारतीय कताई मिलों में बनने वाले धागों का भारत की हथकरघा बुनकर इस्तेमाल करते थे या उन्हें चीन को निर्यात कर दिया जाता था। By the first decade of the 20th century, a series of changes affected the pattern of industrialization. As the Swadeshi movement gathered momentum, nationalists mobilized people to boycott foreign cloth.
Chinese and Japanese mills flooded the Chinese market. Cotton piece goods production in India doubled between 1900 and 1912. 20वीं सदी के पहले दशक तक भारत में औद्योगिकरण का ढर्रा कई बदलावों की चपेट में आ चुका था। स्वदेशी आंदोलन को गति मिलने से राष्ट्रवादियों ने लोगों को विदेशी कपड़ों के बहिष्कार के लिए प्रेरित किया। औद्योगिक समूह अपने सामूहिक हितों की रक्षा के लिए संगठित हो गए। चीनी बाजारों में चीन और जापान की मिलों के उत्पाद छा गए। फलस्वरूप भारत के उद्योगपति धागे की बजाय कपड़ा बनाने लग गए। 1900 से 1912 के भारत में सूती कपड़े का उत्पादन 2 गुना हो गया था। Yet till the First World War, industrial growth was slow, with British mills busy with war production to meet the needs of the army. Manchester imports into India declined. New factories were set up and old ones ran multiple shifts. Many new workers were employed and everyone was made to work longer hours. Over the war years, industrial production boomed. पहले विश्व युद्ध तक औद्योगिक विकास धीमा रहा। युद्ध ने एक बिल्कुल नई स्थिति पैदा कर दी थी। ब्रिटिश कारखाने सेना की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए युद्ध संबंधी उत्पादन में व्यस्त थे, इसलिए भारत में मैनचेस्टर के माल का आयात कम हो गया। भारतीय बाजारों को रातों रात एक विशाल देशी बाजार मिल गया। युद्ध लंबा खींचा तो भारतीय कारखानों में भी फौज के लिए जूट की बोरियां, फौजियों के लिए वर्दी के कपड़े, टेंट और चमड़े के जूते, घोड़े व खच्चर की जीन तथा बहुत सारे अन्य सामान बनने लगे। नए कारखाने लगाए गए। पुराने कारखाने कई पालियों में चलने लगे। बहुत सारे नए मजदूरों को काम पर रखा गया और हर एक को पहले से भी ज़्यादा समय तक काम करना पड़ता था। युद्ध के दौरान औद्योगिक उत्पादन तेजी से बढ़ा। आफ्टर द वार, मैनचेस्टर could never recapture its old position in the Indian market. Unable to modernize and compete with the US, Germany and Japan, the economy of Britain crumbled after the war. Cotton production collapsed and exports of cotton cloth from Britain fell determinedly. Within the colonies, local industrialists gradually consolidated their position, substituting foreign manufacturers and capturing the home market. युद्ध के बाद भारतीय बाजार में मैनचेस्टर को पहले वाली हैसियत कभी हासिल नहीं हो पाई। आधुनिकीकरण न कर पाने और अमेरिका, जर्मनी व जापान के मुकाबले कमज़ोर पड़ जाने के कारण ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी। कपास का उत्पादन बहुत कम हो गया था और ब्रिटेन से होने वाले सूती कपड़े के निर्यात में ज़बरदस्त गिरावट भी आ गई थी। उपनिवेशों में विदेशी उत्पादों को हटाकर स्थानीय उद्योगपतियों ने घरेलू बाजारों पर कब्जा कर लिया और धीरे धीरे अपनी स्थिति मजबूत बना ली थी। नेक्स्ट है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज predominate. While factory industries grew steadily after the war, large industries formed only a small segment of the economy. The rest worked in small workshops and household units, often located in alleys and buildings invisible to the passerby. In fact, in some instances, handicrafts production actually expanded in the 20th century. In the 20th century, handloom cloth production expanded steadily, almost traveling between 1900 and 1940. How did this happen? लघु उद्योगों की बहुतायत किस प्रकार हुई? हालांकि युद्ध के बाद फैक्ट्री उद्योगों में लगातार इजाफा हुआ, लेकिन अर्थव्यवस्था में विशाल उद्योगों का हिस्सा बहुत छोटा था। उनमें से ज़्यादातर 1911 में 67% बंगाल और बम्बई में स्थित थे। बाकी मजदूर गली मोहल्लों में स्थित छोटी छोटी वर्कशॉप और घरेलू इकाइयों में काम करते थे।
कुछ मामलों में तो 20वीं सदी के दौरान हाथ से होने वाले उत्पादन में दरअसल इजाफा हुआ था। 20वीं सदी में हथकरघों पर बने कपड़े के उत्पादन में लगातार सुधार हुआ। 1900 से 1940 के बीच यह 3 गुना हो चुका था।